हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिनॉमियल्स का चैप्टर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसको जानने से पहले हम लोग पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जान लेते हैं थोड़ा। एक चर वाला रैखिक समीकरण है ये। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ये छोटे क्लासेस में पढ़ना था। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है आपका ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो होता है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के अगर सवाल अगर आता है किसी को, पहले हम लोग बनाया करते थे या फिर आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, तो इसका हल करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये जो कांस्टेंट होता है उस टर्म को उधर भेज दिया जाता था। ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी, और इसीलिए यहाँ पर x का मान जो होगा मेरा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं, मान लिया जाए 2x और प्लस 5 इज इक्वल टू कुछ अगर दिए हुए 0 मान लिया जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 को उधर भेजेंगे -5, और फिर जो गुना में है उसको हम डिवाइड में कर देंगे -5/2। तो इसका आंसर आ जाता था। और इसका सिर्फ एक ही हल होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, एक चर वाला रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है। इस तरीके से हम लोग निकाला करते थे, या आपने पढ़ा होगा। और एक और होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर रहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस बार दो वेरिएबल्स वाला है, ठीक है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी बाई और प्लस सी बराबर 0। और जहाँ पर ना ही मेरा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा और ना ही आपका बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ए इज़ इक्वल टू आप 0 अगर करते हैं, अगर ए बराबर आपने 0 अगर कर दिया, तो ए गुना यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 0 गुना एक्स और प्लस बी इंटू बाई और प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यह वन वेरिएबल, यानी कि एक्स तो मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाला टर्म खत्म, तो सिर्फ बाई टर्म में बाई वाले इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा। बाई वाला इक्वेशन रहने के कारण क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हो जाएगा, मतलब ठीक ऊपर वाला हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर अगर आप b बराबर 0 करते तो अब इस पर क्या होगा, मेरा बाई गायब हो जाएगा, मतलब ए एक्स प्लस सी बराबर 0। अबर भी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण ये बन जाता है इस तरीके से, b बराबर 0। और अगर दोनों आप अगर 0 कर देते हैं, बोथ a बराबर भी 0 अगर कर देते हैं और अगर b बराबर भी 0 अगर कर देते हैं इस चीज़ में, तो क्या हो जाएगा, 0 गुने x और 0 गुने बाई और प्लस c बराबर 0। तो c बराबर 0 ये इक्वेशन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। इट इज़ नॉट ए इक्वेशन, इट इज़ नॉट एन इक्वेशन, यह इक्वेशन आपका नहीं रह जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा वेरिएबल 2 है, तो इसका सॉल्यूशन भी होता है अलग अलग तरह का। तो अलग अलग केस में हम लोग देख लेते हैं, इससे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हो गया ए एक्स और प्लस बी बाई और प्लस सी बराबर 0, और वेयर मेरा क्या होता है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अगर हमको सॉल्यूशन सेट निकालना हो, मतलब हलों की संख्या अगर निकालना हो, तो सबसे पहले बात, हलों की संख्या हमको किस चीज़ में निकालना है, नेचुरल नंबर में निकालना है या फिर रियल नंबर में निकालना है, यानी कि वास्तविक संख्या में निकालना हो, तो जिसके अनुसार रहेगा बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। मान लिया जाए कि अगर कहा जाता है कि सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है नेचुरल नंबर के रूप में, नेचुरल नंबर के रूप में आपको निकालना है, तो इसका जो सॉल्यूशन का संख्या हो जाएगा एक सीमित हो जाएगा कि हाँ नेचुरल नंबर के रूप में हमको निकालना हो।
जैसे मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरा 7 है और कह रहा है इसका नेचुरल नंबर के रूप में आंसर आपका निकलना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, x का मान अगर 1 रखेंगे यहाँ पर 1 प्लस वाई बराबर 7, तो y का मान मेरा कितना होना चाहिए, 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो एक ये भी आंसर हो सकता है। x बराबर अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस वाई बराबर 7, यानी y बराबर 2 को उधर भेजेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर x बराबर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर 7, मतलब कि y का मान कितना हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 7 में से 3 जाएगा तो 4। और अगर x बराबर अगर 4 रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 7, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर x का मान अगर 5 रखेंगे, 5 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर x बराबर अगर 6 रखेंगे, 6 प्लस वाई बराबर 7, यानी y बराबर 1, ये हो गया। और x का मान हम 7 यहाँ पर क्या हो सकता है, x का मान 7 भी आप रख सकते हैं। मान लिया जाए कि x का मान अगर आप 7 रखते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर में चाहिए हमारा। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 0 तो नहीं रखेंगे। x का मान अगर 7 रखते हो अगर, तो y का मान हमारा 0 है, तो y तो मेरा नेचुरल नंबर है नहीं, इसलिए ये वाला क्या होगा, ये वाला तो मेरा सॉल्यूशन सेट में आएगा नहीं। तो इतना सारा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। तो इस तरह से अगर जैसे बोलेगा नेचुरल नंबर, क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में अगर सॉल्यूशन सेट अगर निकालना हो और केस दिया हुआ कि रियल नंबर्स में निकाले या फिर नेचुरल नंबर में निकाले, तो इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 रख रहे तो 6 आंसर आ रहा है हमारा, 1 रख रहे तो 6 आ रहा है, 2 रख रहे तो 5 आ रहा है, 3 रख रहे तो 4 आ रहा है, 4 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, और 5 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 6 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो इतना सारा मेरा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, यानी कि हल समुच्चय हो गया आपका। यही अगर मैं नेचुरल मतलब कि एक प्रकार से इसका सॉल्यूशन सेट नेचुरल नंबर में अगर कहेगा तो एक निश्चित हो जाएगा, यानी कि डेफिनेट उसका सॉल्यूशन होगा। अगर यही अगर कहेगा कि रियल नंबर्स में निकालिए, तो रियल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर्स का मतलब होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में रूट्स इसका निकलना चाहिए, तो वो तो मेरा अनंत हो जाएगा। तो अगर कहेगा इसका रूट्स निकालने के लिए आपको रियल नंबर्स में, तो इसका सॉल्यूशन का संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसका हो जाएगा वो मेरा इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। और नेचुरल नंबर में क्या होगा, एक डेफिनेट सॉल्यूशन होगा, एक डेफिनेट सेट होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन्फिनाइट नंबर हो जाएगा रियल नंबर्स में अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो। ठीक है, आगे का थ्योरी हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 का अगर हम लोग को सॉल्यूशन निकालना हो तो इसका डेफिनेट सॉल्यूशन होता है हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में निकालना हो इसका आंसर, तो इसका एक निश्चित हल होगा, हल समुच्चय होगा। और अगर हम लोग को रियल नंबर्स में अगर निकालना हो उसका समुच्चय, हल समुच्चय, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा रियल नंबर्स में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म अगर पेयर में रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स तो समीकरण रहेगा, लेकिन इस बार क्या होगा आपका पेयर में आएगा। तो वो उस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे 2 चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म और उनके हल, उसको कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, एक होता है एल्जेब्राइक मेथड, ठीक है, एक होता है ग्राफिकल मेथड। एक होता है मतलब कि ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या फिर एल्जेब्राइक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारा यहाँ पर पेयर में a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, और वेयर a1 a2 b1 b2 आर रियल नंबर्स। और यहाँ पर आपका a1 मेरा 0 नहीं होना चाहिए, b1 भी 0 नहीं होना चाहिए, a2 भी 0 नहीं होना चाहिए, और b2 भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, ये मेरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्राइक मेथड देखेंगे कि एल्जेब्राइक मेथड में कितने तरीके से तो एनसीईआरटी किताब में सिर्फ 3 विधि यहाँ पर दिए हुए हैं कि इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये मैंने समीकरण यहाँ पर ले लिया है, इसको 3 मेथड से
उसमें दिया गया है। सबसे पहला है यहाँ पर, उसमें एक होता है आपका तुलनात्मक विधि, तुलना करके हम लोग करेंगे, तुलनात्मक विधि, जिसको हम लोग कहते हैं बाय कंपैरिजन मेथड। कंपेयर करके उसमें बनाना है आपको। अलजेब्राइक मेथड पहले हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा आपका प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने का आपका ये 5 तरीका है। एक है तुलनात्मक विधि यानी कि बाय कंपैरिजन मेथड, एक है प्रतिस्थापन विधि यानी कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड, चौथा है बर्जविकर्ण विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक और है आपका 5वां, जिसका नाम है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात को निर्णय करके बनाना है, अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन करके उसको बनाया जाता है, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। एनसीईआरटी के बुक में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिए हुए हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड दिए हुए हैं और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिए हुए हैं। और ये जो है बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, अनुपात निर्णय विधि, यह एलिमिनेशन मेथड का ही एक दूसरा रूप होता है। तो मैं यहाँ पर शब्द विधि के बारे में बताऊंगा आपको। ये एग्जाम्पल लेकर मैं चलता हूँ और इसके बारे में एक एक करके सॉल्व करूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय कंपैरिजन मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, यह समीकरण को। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, 2x + 3y बराबर 19 और 3x + 4y बराबर 26। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको बाय कंपैरिजन मेथड से, यानी तुलनात्मक विधि से, कंपैरिजन मेथड से। तुलनात्मक विधि से इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो तुलनात्मक विधि में हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेंगे y के रूप में, या फिर y का मान निकाल लेंगे हम लोग x के रूप में, ये करना होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे 2x + 3y बराबर 19। इसको हम क्या करेंगे, या तो हम x का मान निकाल सकते हैं या फिर y का मान निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर x का मान इसमें y के रूप में निकाल लेता हूँ। तो 3y को उधर भेजने पर 19 - 3y हो जाएगा। और इसलिए x का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए, 19 - 3y 2 हो जाएगा। ये आपको मान लिया जाए कि ये तीसरा इक्वेशन बन गया, x का मान इतना आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन को भी हम क्या सॉल्व करेंगे, 3x + 4y बराबर 26। यहाँ पर भी आपको x का मान निकाल लेना है। 4y को उधर भेजने पर 26 - 4y हो जाएगा। इसलिए x का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए, 26 - 4/3। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है। अब यहाँ पर भी x का मान यहाँ पर y के रूप में आ गया, यहाँ पर भी आपका x का मान y के रूप में आ गया। तो दोनों तरफ x का मान है, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरण को हम लोग इक्वेट करके मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लेने पर, ठीक है, टेकिंग बोथ इक्वेशन 3 और 4, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे हम लोग लेंगे, टेकिंग बोथ इक्वेशन 3 और 4। तो क्या x चूँकि मेरा बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 19 - 3y2 बराबर इतना 26 - 4y बराबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके का जब आता है एक फ्रैक्शन के रूप में दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है, मतलब तिरछा तिरछी हम लोग को गुना करना है, यानी कि 3 को ऊपर वाले से गुना कर देना है, 19 - 3y × 3 और 2 को इससे 2 × 26 - 4y। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 क्या हो जाएगा आपका 57
ये हो जाएगा 3 × 9, 26 दूना का 52, अयोग्य 4 दूना का 8y। हम लोग को y का मान निकालना है, तो क्या करते हैं 9 को हम उधर भेज देते हैं, तो 57 और 52 को इधर बुला लेंगे तो -52, 9y को उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मान हम लोग को प्लस में निकालना है। अब यहाँ पर 9y में से अगर 8y जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचना चाहिए, और 57 में से अगर 52 जाएगा तो कितना बचेगा, y। इसका मतलब है कि y का हमारा मान कितना आ गया है, y का मान अगर 5 आ गया है, तो दोनों में से किसी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, है ना। तो y का मान इसमें रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 और 4, तो दोनों में से किसी एक समीकरण में हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ, x का मान निकालने के लिए n - 3y बटा 2, 19 - 3 × 5 y2, 19 - 5 × 15, ये हो गया आपका 2। तो 19 में से 15 जाएगा तो कितना, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4/2, यानी कि दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि हमारा आंसर आ गया फाइनल x बराबर 2 और y बराबर 5। ठीक है, यानी y का मान हम लोग को क्या करना है उसमें निकालने के बाद, या फिर x का मान निकालने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 और 4 रख के हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे x का मान 2, y का मान 5। तो ये हो गया मेरा पहला मेथड तुलनात्मक विधि, कि हम क्या करते हैं इसमें x के रूप में या फिर y के रूप में उसका मान निकाल कर दोनों को कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कंपैरिजन मेथड। तो दूसरा है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। y सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन को लेते हैं और x या फिर y के रूप में क्या करते हैं उसका मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद निकालने के बाद x या y का मान निकालने के बाद दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, आप आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो 19 - 3y, इसलिए x का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका 19 - 3y बटा में हो जाएगा 2। तो x का मान हमारे यहाँ पर निकल चुका है। तो जब x का मान आ गया तो x का मान क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान इसमें अगर हम रखेंगे तो क्या होना चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो दूसरे समीकरण में अगर इसको हम रख देते हैं तो बन जाना चाहिए x का मान इतना, तो 3x + 4y बराबर 26। यही विधि है कि x का मान है फिर y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम लोग निकाले थे x का मान इतना है 19 - 3y बटा 2 प्लस 4y बराबर 26। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 19 × 57, ये हो गया 3 × 9 बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर 26। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 57 - 9y और प्लस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और नीचे में हो जाएगा आपका 2 बराबर 26। अब 57 - 9y प्लस 8y माइनस y और ये 2 बार चला जाएगा, 26 × 2 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा आपका, इधर आपका हो जाएगा 52 52। अब 57 में से हम इधर ले आएंगे 52 को तो घट जाएगा और y मेरा क्या हो जाएगा उधर चला जाएगा, इसीलिए y का मान यहाँ पर कितना आ गया 5। ठीक है, अब y का मान यहाँ पर हम ये वाला में रख देंगे, x में रख देंगे। मान लो ये तीसरा समीकरण है, तो जब इसमें हम रखेंगे इसका मान तो इसका भी आ जाएगा। x बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 19 - 3y बटा 2, 19 - 3 × 5, 5 × 15 बटा 2, यानी कि 4 बटा 2 आंसर आ गया आपका 2। यानी x का मान कितना आ गया 2 है और y का मान 5 आ गया। तो ये मेथड में हमको क्या करना है,
एक से पर बाई का मान निकाल दूसरे में पुट करके बना देना, इसलिए इसका नाम पड़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें और भी कुछ बेसिक थ्योरी को देखेंगे। और अगर मेरे वीडियो अगर पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब तक मेरे साथ बनने के लिए थैंक यू वेरी मच।